सुबह वीडियो शूट की, घर के लिए निकला, घर पे आया और अब फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज बहुत तगड़ा मसाला है आपको देने के लिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ आज की स्मैकडाउन की वीडियो देखी ना सुबह वाली, नहीं देखी तो जाके देख लेना चैनल पे। तो हमने देखा ही कि जो सीन है कुछ ऐसा बनता है कि सोलो सिकोवा और पूरी ब्लड लाइन ने मिलकर बहुत ज्यादा मारा है शेमस को। और सोलो सिकोवा का मैं क्यों नाम ले रहा हूँ? क्योंकि सोलो सिकोवा ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो सोलो का, यहाँ पे लिख रहे हैं बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर करके उन्होंने छिल दिया शेमस की। क्योंकि आपको पता है ये रिसेंट टाइम में ऐसे बैंगर बैंगर कहना ये ज्यादा शुरू किया है शेमस ने। और यहाँ पे उन्होंने वी द वंस भी लिखा हुआ है, तो बहुत सही तरीके से उन्होंने मॉक कर दिया शेमस को। और क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि क्राउन जूल को लेकर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद WWE ब्लड लाइन और ये ब्रॉलिंग ब्रूड्स का मैच कर सकते, तो उसी को लेकर जो सारी चीजें वो प्लान हो रही है। अभी सोलो सिकोवा ने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात करी है रोमन रेंज के बारे में भी और सैमी ज़ेन के बारे में भी, उसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन गाइस नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम लोग वीर महान एंड सांगा के बारे में। रिसेंटली सांगा के साथ तो मैंने इंटरव्यू किया, आपने आई होप देखा होगा, चैनल पर जाके देख लेना, 35 मिनट मजेदार आपके बहुत निकलेंगे। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये है कि WWE के प्लान्स हैं सांगा एंड वीर महान को दोबारा से साथ में लाके क्या करने के, क्लासिक NXT गाइस जैसे होते हैं वैसा कुछ बनाने के। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है क्योंकि आपने अगर पिछले कुछ सालों में NXT से बंदे देखे होंगे जो कि आए हैं मेन रोस्टर के ऊपर, उनकी एक अलग ही बिल्कुल वाइब होती है, अलग ही थीम होती है। तो उस टाइप का सुपरस्टार ही, उस टाइप की टैग टीम ही कंसिडर कर रही है WWE सांगा एंड वीर महान को बनाने के लिए। कुल मिला के मतलब ये है कि सांगा एंड वीर महान का फ्यूचर एटलीस्ट NXT के ऊपर अभी ब्राइट देखा जा रहा है। क्योंकि पहले हम ऐसे कहते थे कि नहीं NXT के ऊपर चीज अलग है, मेन रोस्टर बात अलग होती है, लेकिन क्योंकि अब दोनों चीजों को संभालने वाले बंदे एक ही हो गए हैं, मतलब पहले बहुत तगड़ा सेपरेशन था कि हाँ ये पूरी ट्रिपल एच का मामला और मेन रोस्टर में विंस मैकमैन का मामला। लेकिन अब क्योंकि शॉन माइकल्स जो है NXT के अंदर ट्रिपल एच मेन रोस्टर के ऊपर भी इनपुट दे रहे हैं और इन्होंने साथ में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेन रोस्टर के ऊपर भी बहुत सही और बहुत तगड़ी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी वीर महान सांगा के साथ। तो उनके बारे में एक पॉजिटिव अपडेट है। ज्यादा कुछ और आएगा तो चैनल के ऊपर वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल को आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हम लोगों ने देखा जहां पर रोमन रेंज के बारे में कॉल आउट करते, बाकी उनके धज्जे भी उड़ा दी, उन्होंने भी उड़ा दी जे उसो की। लेकिन लोगन पॉल ने कहा कि अपनी लाइफ में बहुत सारे मुश्किल काम मैंने किए हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम में से एक है WWE के अंदर प्रोमोस कट करना। फिजिकली मुझे पता है मैं कमाल कर सकता हूँ, इन रिंग एबिलिटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मुझे पता है कि मैं कितना इंप्रेसिव हूँ, मैं और भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन WWE के अंदर प्रोमोस कट करना भाई बहुत मुश्किल होता है। और वो कह रहे हैं कि मैं तो प्रॉप्स देना चाहूंगा उन WWE एथलीट्स को जो कि हमेशा हर वीकली शो पर आकर इस काम को करते हैं। मतलब लोगन पॉल के लिए काफी टफ टास्क है और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस है लोगन पॉल को अपने बारे में कि वो प्रोमोज के अंदर उतने अच्छे नहीं है। ये बात हमने देखी है। इन रिंग स्किल तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो 2 मैचेस के अंदर इतने कमाल करके गए हैं कि मतलब लोगों को सालों लग जाते हैं, सुपरस्टार्स को सालों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगन पॉल ने इसके बारे में अच्छा काम किया कि एटलीस्ट उनको पता है कि इस पर उनको काम करने की जरूरत है। अब देखते हैं कब तक वो अपने आप को इस चीज़ के लिए अच्छा बना लेते हैं। फिलहाल तो रोमन रेंज के साथ मैच है एंड क्राउन जूल के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की उनको ज़रूरत है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं लोगन पॉल रॉक के बारे में, रॉक की बेटी के बारे में। तो एवा रेने, ये थोड़ा मेरे को प्रोनाउंसिएशन भी इसका बहुत मुश्किल सा लगता है। इनके बारे में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको ये WWE प्रोग्रामिंग के ऊपर अपना डेब्यू करती हुई दिखाई दे जाएंगी। मतलब अब इनको लेकर जो कहते हैं ना कि अब जो बीज है वो उग चुका है, अब वो पौधा बन चुका है, तो वैसा कुछ यहाँ पर रॉक की डॉटर के साथ हो रहा है। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि आखिर कितने टाइम तक उनको उनके नाम से जाना जाएगा या फिर उनको रॉक की बेटी इस नाम से जाना जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारे है ना बाप दादा कुछ करके चले गए हो तो फिर वो सारा लोड तुम्हें अपने सिर पर ही लेना पड़ता है और हमेशा इतने टाइम तक तुमको सुनना पड़ता है जब तक कि तुम कुछ अपना खुद इससे बहुत अलग ना कर जाओ। शार्लेट फेयर के केस में मैं कह सकता हूँ, रिक फ्लेयर के नाम से उनको नहीं जानते, शार्लेट फेयर के नाम से उनको जानते, तो उन्होंने उनकी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोग कह सकते हैं। देखते हैं कब तक वो आती हैं और ये जो टैग लगाया उनके ऊपर रॉक की बेटी होने का, इसको वो कितने टाइम में अपने आप से निकाल देती है। नेक्स्ट बात करते हैं WWE के PPV या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में। तो मैंने आपसे ये तो बताया कि 2023 के अंदर कैसे बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर WWE लेकर आएगी। किंग ऑफ द रिंग वापस आएगा, नो वे आउट, ओवर द एज, अनफॉरगिवन, सारे मैंने आपको प्रीमियम लाइव इवेंट्स बताए। तो भाई अभी अपडेट ये है कि WWE हर साल यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अंदर अपना प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने का प्लान कर रही है एंड पॉसिबली किंग ऑफ द रिंग वो प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है जिसको WWE एनुअली अपने यूके के शोज के अंदर करवाया। तो फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे प्लान है। अब वैसे देखा भी जाए तो किंग ऑफ द रिंग वो पूरी यूके की थीम यहाँ से मिल जाएगी। क्लैश एट द कैसल आपने यहाँ पे भी देखा, उन्होंने कुछ एम्पायर या फिर कुछ ऐसा किंग होने की बात करी है कि यहाँ पूरे एक साम्राज्य का राजा, क्योंकि आपको बताइए ब्रिटिश में ऐसे ही चलता है ना, रूल करने वाला होता है। तो ये एक अच्छी थीम हो सकती है। तो ऐसा कुछ WWE कंसिडर कर रही है। मैं उस टाइम को वेट कर रहा हूँ कि जब हम ये कहें कि हाँ इंडिया में भी हर साल एक प्रीमियम लाइव इवेंट होता है। भाई तुम्हारी सबसे ज़्यादा ऑडियंस वहाँ से, तो आई थिंक इसको लेकर तो कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, अब इंडिया में आकर ग्राउंड लेवल पर भी WWE को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, इससे पहले कि यहाँ पर कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हो WWE का।
नेक्स्ट गाइस बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज की टिकट सेल्स के बारे में। तो आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो रेसलटिक्स का, जहां पे टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी हैं 12,000 और कैपेसिटी भी इतनी है, तो कुछ है कि टिकट जो है बची हुई हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी WWE इसको लेकर अपनी वो करे ओपन कि हाँ अब और जो टिकट्स हैं वो बिक सकते हैं, तो शायद इसको लेकर फिर वो जाके आगे कुछ निकालें। बट फिलहाल जो मामला है वो सोल्ड आउट लग रहा है। आई थिंक इसमें और टिकट्स और कैपेसिटी WWE को बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं पेज के उस इंसिडेंट के बारे में जो कि काफी अनफॉर्चुनेट था, जिसकी वजह से उनको रेसलिंग से रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। लाइव इवेंट के अंदर एक मैच हो रहा था जहां पर साशा बैंक्स ने जब इनका शायद 6 वुमेन टैग टीम मैच चल रहा था, तो उस दौरान वो पैरालाइज हो जाती हैं। तो उस मूवमेंट को याद करते हुए पेज ने बताया कि एग्जैक्टली उस टाइम पर क्या हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि कार क्रैश में मेरे को इतना ज़्यादा इंपैक्ट आया था नेक के ऊपर और मैं पूरी पैरालाइज हो गई थी। और वहाँ पर मैं देख सकती थी कि जो सोनिया डेविल हैं, जो मैंडी रोज हैं, जो मिकी जेम्स हैं, जो बेली हैं, साशा बैंक्स हैं, सारे के सारे रो रहे थे। और उस टेरिफाइंग मोमेंट को अभी भी याद करके उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि भाई ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि रेसलिंग में आपको पता है इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, लेकिन एट द स्पॉट ऐसी चीज़ होना वो काफ़ी खतरनाक होता है और पेज ने उस चीज़ को फेस किया है। होपफुली पेज दोबारा से रिंग के अंदर वापस आ जाए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग साशा बैंक्स को इस वजह से जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसा क्यों किया है, मतलब क्यों क्रिटिसाइज़ करने जैसा इसमें क्या है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जानबूझकर ऐसा कुछ करना चाहेगा किसी के साथ में। लगता क्या है ये हमको पता होना चाहिए, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट जो भी है काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और इस इंसिडेंट को याद किया पेज ने। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस सोलो सिकोवा के बारे में, और ये बड़ी मस्त चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब सोलो सिकोवा से पूछा कि तुम्हारा सैमी ज़ेन के साथ ये जो चल रहा है कि जो तुम्हारी ब्लड लाइन का पार्ट है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। तो सैमी ज़ेन ने यहाँ पे ये कहा कि देखो भाई सिंपल सी बात है, रोमन रेंज को सैमी ज़ेन पसंद है, ट्राइबल चीफ को सैमी ज़ेन पसंद है, तो मुझे पसंद है। जिस दिन से रोमन रेंज को पसंद नहीं आएगा मैं भी सैमी ज़ेन को पसंद नहीं करूंगा। तो अपनी जो पूरी थियरी है उन्होंने सामने रख दी कि भाई रोमन रेंज की वजह से सैमी ज़ेन चल रहा है, वरना तो यहाँ पे कोई काम है उनका है नहीं। और बाकी जब उनसे पूछा गया कि लोगन पॉल रोमन रेंज के सामने उतरा है तो तुम क्या कहोगे, तो सोलो सिकोवा ये कहते हैं भाई दो मैचों का मेहमान लोगन पॉल है और हमारा ट्राइबल चीफ 2 साल से चैंपियन है। तो यहाँ पे तो वही बात है कि या तो तुम डूब जाओगे या फिर तुम तैर लोगे। और देख लो भैया अब लोगन पॉल क्या ही करेगा रोमन रेंज के सामने, क्योंकि उसकी ज़्यादा कुछ हिम्मत तो है नहीं। ऐसा सोलो सिकोवा ने जो है अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है। एंड सही भी है, क्योंकि जब रोमन रेंज के सामने इतने तगड़े तगड़े बंदे आ गए और उनको तब कोई नहीं हिला पाया, तो यहाँ पे अब वो चीज़ हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगन पॉल के लिए। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर देगी ब्रे वाइट के आने वाले प्लान्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रे वाइट की जो लैंटर्न है उसको दोबारा से वापस लाने के प्लान चल रहे हैं। इसके अलावा अंकल हाउडी का मैच आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि वो पूरा एक कैरेक्टर है, आई थिंक वो मास्क वाला वो जो खतरनाक क्रीपी सा कैरेक्टर है वही ब्रे वाइट का अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर बनेगा। और उससे भी ऊपर चीज की फायरफ्लाई फन हाउस को WWE वापस लेकर आएगी। फिलहाल WWE के प्लान्स में ये है ब्रे वाइट को लेके, मतलब हमने देखा था ना वो एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जब ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ था कि जो फायरफ्लाई फन हाउस है वो ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड हो गया, ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से वहाँ पे कोई गया नहीं है, तो धूल वूल जाले लग गए हैं, बाकी फायरफ्लाई फन हाउस मरा नहीं है। तो ये फायरफ्लाई फन हाउस के साथ अगर अब चीज़ें WWE कंटिन्यू कर रही है तो भाई बहुत मजा आएगा उसको देखने में, क्योंकि अब ये पहले वाला फायरफ्लाई फन हाउस तो होगा नहीं और पूरे क्रिएटिव कंट्रोल में सारी चीज़ों की ब्रे वाइट के। तो एक्जैक्टली शायद उन्होंने जो फायरफ्लाई फन हाउस के लिए प्लान किया होगा पहले वो चीज़ अब वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और कितने ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन में, फर्क तो पड़ ही नहीं रहा कि ब्रे वाइट का ओपोनेंट कौन है। ये तो बिल्कुल एक अलग ही स्टोरी लाइन चल रही है। WWE के सारे सुपरस्टार स्टोरी लाइन एक तरफ और ब्रे वाइट अपना अलग ही सीन लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको किसी बंदे की भी जरूरत नहीं है साथ में हाइप लेने के लिए। तो बड़ी मस्त चीज चल रही है। और देखो फिर अब आगे जो ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन है वो कैसे प्रोग्रेस करते हैं। बाकी स्मैकडाउन की सुबह वाली वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो चैनल से, डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।